नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप श्रीवास्तव। आज मैं आपको ले चलता हूँ सारनाथ की यात्रा पर, जो कि वाराणसी के निकट स्थित है। दोस्तों, अगर आपको अपने वर्तमान को समझना है तो अतीत में झांकने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। इतिहास को जाने बिना हम वर्तमान को नहीं समझ सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अतीत अपने आप को दोहराता है। तो इन्हीं अतीत के पन्नों को पलटने हम सारनाथ पहुँचे हैं। सारनाथ बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में वैदिक काल के बाद जब कर्मकांडों का बोलबाला हो गया, तो ऐसे में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का विकल्प दिया। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहाँ पर उपदेश दिया था। इसके बाद से लगातार सारनाथ बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। अब हम पहुंच गए हैं टिकट खिड़की पर। एक इंडियन के लिए टिकट का मूल्य 25 रुपये का है और फॉरेनर के लिए 300 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन पेमेंट पर कुछ छूट भी मिलती है। टिकट लेकर हम गेट पर पहुंचे। अंदर जाने पर कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है, जो कि सामने है आपके। लाल ईंटों के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि यह अवशेष धमेख स्तूप के आसपास का है, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये उनके विहार और पूजा स्थल के अवशेष हैं। आगे जो ये रास्ता अशोक स्तंभ की तरफ जाता है, यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। यह स्तंभ मगध के सम्राट अशोक महान ने शांति और अहिंसा का संदेश देने के लिए स्थापित कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 मुंह वाले शेर को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। यह सारी चीज़ें जो हैं धमेख स्तूप के आसपास स्थित हैं और इसके आसपास बौद्ध विहार भी थे। हम आ चुके हैं अशोक स्तंभ के पास। अशोक स्तंभ यहाँ पर काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में है और इसके शीर्ष पर जो 4 शेरों का स्ट्रक्चर था, वो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और चूँकि वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसलिए उसकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये अशोक स्तंभ यहाँ पर शीशे से कवर करके रखे गए हैं। अशोक स्तंभ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे का जो स्ट्रक्चर पड़ता है वह ढांचा मूलगंध कुटी का है। यह एक विशाल बौद्ध मंदिर का अवशेष है। हर्षवर्धन के समय में जब 627 से 643 ईस्वी के आसपास वेनसांग भारत आया था, तो उसने बताया कि यहाँ के बौद्ध मंदिर की ऊंचाई 61 मीटर थी। मंदिर के सामने आयताकार मंडप और विशाल प्रांगण भी था। इससे हम इसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। वेनसांग ने इस बौद्ध मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा भी है और इसका डिटेल हमें यहाँ पर लगे शिलापट से मिल जाता है, जिस पर मूलगंध कुटी के बारे में पूरी बात बताई गई है। सामने आप जो बड़ा ऊंचा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे धर्मचक्र स्तूप या धमेख स्तूप कहते थे। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। यह स्तूप गुप्त काल का बताया जाता है। जब अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ने इसका लंबवत उत्खनन किया, तो इसके नीचे, इस स्तूप के नीचे मौर्यकालीन स्तूप के भी अवशेष मिले हैं। इस स्तूप की ऊंचाई सतह से 33.35 मीटर और इसके आधार का व्यास 28.5 मीटर है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस स्तूप के ऊपर जगह जगह पर ताखे बने हुए हैं, जहां पर प्राचीन समय में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी स्थापित थी। इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। चाइना, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तमाम ऐसे देश हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वहाँ से इसको देखने के लिए लोग आते हैं।
अब सारनाथ के इस उत्खनन स्थल से आगे निकलकर हम चलते हैं सारनाथ संग्रहालय की तरफ। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। और बता दें कि संग्रहालय में राजकीय चिन्ह समेत सारनाथ के उत्खनन में जो कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कीमती अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनको रखा गया है। कैमरे की अनुमति न होने के कारण संग्रहालय का दृश्य नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी सारनाथ की यात्रा अब यहीं पर समाप्त होती है। मैंने यहाँ की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आगे भी इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।